जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है हमारे प्यारे प्यारे नेट जीआरएफ विद्यार्थियों का। तो आपकी साहित्य धारा के अंतर्गत आइए हम इस कक्षा में पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ ये। अब इससे पहले हमने पढ़ा, आपके जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में पढ़ा है। और जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो आपके जो प्रेमाश्री काव्य धारा है, सॉरी आपके यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। और आपके शुक्ल जी ने आदि काल को वीर गाथा काल कहा। ऐसी कई बातें आपने महत्वपूर्ण तरीके से याद कर ली है। और लास्ट आपने पढ़ा था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, तो उसके बारे में एक बात और लिख लीजिए आप उसी के साथ में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी काव्य को रोमांसिक कथा काव्य परंपरा कहा। इन्होंने ये नाम दिया है रोमांसिक कथा काव्य परंपरा। एक छोटी सी बात है, जब मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ लिखाया था हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में मैंने ऐसे कहा था कि उन्होंने 3-4 ग्रंथों की सहायता ली है। एक तो आपके मिश्र बंधु विनोद, एक ये ग्रंथ लिखा था मैंने, और एक आपके ब्रज माधुरी सार, एक ये ग्रंथ लिखा था। और फिर एक मैंने लिखा था आपकी हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, और हिंदी कोविद रत्नमाला। और एक ग्रंथ मैंने और लिखा था आपकी कविता कौमुदी, कविता कौमुदी। ये देखिए, तो मैंने ये कहा था मिश्र बंधु के लेखक तो आप जानते ही हैं, मिश्र बंधु ही हैं विनोद के लेखक। ब्रज माधुरी सार के लेखक हैं आपके वियोगी हरि ये। और फिर आपके हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। और कविता कौमुदी के लेखक थे राम नरेश त्रिपाठी। कौन थे? राम नरेश त्रिपाठी। ये देखिए राम नरेश त्रिपाठी, ये कविता कौमुदी के लेखक थे, ये त्रिपाठी। ये ध्यान रखिए, राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी के लेखक थे। अब मैंने एक छोटी सी वहाँ पर त्रुटि कर दी थी, वो आपके फॉलो में चलता गया। ब्रज माधुरी सार है वियोगी हरि, इनका नाम है हरि प्रसाद द्विवेदी। ये देखिए इनका मूल नाम क्या है, ये हरि प्रसाद द्विवेदी। ये ध्यान रखिए, वहाँ पर मैंने हरिहर द्विवेदी कह दिया था, तो हल्का सा आप त्रुटि सुधार कर लेना ना, ठीक है। हरि प्रसाद द्विवेदी ये है ये, तो वियोगी हरि प्रसाद द्विवेदी है। आइए आज हम पढ़ते हैं, अगले हमारे लेखक हैं वो है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। बिंदु डाल लीजिए आप सभी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। ये देखिए, तो पहला तो यही सवाल बन गया कि रसाल किनका उपनाम है, तो रसाल इन्हीं का उपनाम है। अब आइए इनके ग्रंथों की हम बात करते हैं, तो इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं। एक तो इन्होंने स्वयं ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास,
एक तो यही ग्रंथ लिखा है, और हिंदी साहित्य के इतिहास का समय है 1931, और एक ग्रंथ लिखा इन्होंने ऐसा ही, आपके साहित्य प्रकाश। ये देखिए, तो इस ग्रंथ का समय भी 1931 ही है प्रकाशन वर्ष, और एक है साहित्य परिचय, इसका समय भी इनका 1931 ही है। अब विशेष रूप से समझने की बात, इन्होंने क्या क्या कहा है। हाँ, तो हिंदी काल विभाजन को इन्होंने, लिख लीजिए मेरे साथ साथ, हिंदी काल विभाजन को, हिंदी काल विभाजन को मुख्य 3 खंडों में बांटकर प्रत्येक के 2 भाग किए। ये देखिए, इन्होंने 3 खंडों में बांट करके प्रत्येक के 2 भाग कर दिए, पूर्वाध उत्तराध, इस तरीके से। आगे लिख लीजिए, इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल तथा रीति काल को कला काल कहा। रीति काल को कला काल कहा है। फिर हम बात करते हैं, रीति काल को कला काल कहा, आदि काल को जय काव्य काल कहा। इसी के साथ में आगे की ओर चले तो लिखिए, इन्होंने आदिकाल को हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था मध्यकाल को हिंदी साहित्य की किशोरावस्था तथा हिंदी के आधुनिक काल को हिंदी साहित्य की युवावस्था कहा। ये ऐसे कैसे लिख लीजिए, इनसे संबंधित जो आपकी सामान्य जानकारी थी वो लिख दी गई है। क्या कहा है इन्होंने? युवावस्था कहा है, ये ध्यान रखिएगा। एक बात और लिख लीजिए,
रीति काल से आधुनिक काल के समय को या फिर वर्तमान काल लिखिए। इन्होंने जो लिखा है ना वो इसी को लिखते हैं। रीति काल से वर्तमान काल के मध्य समय को परिवर्तन काल, विक्रम संवत 18 से विक्रम संवत 1900, विक्रम संवत 1900 को ये नाम दिया इन्होंने। क्या नाम दिया है? परिवर्तन काल। ये ध्यान रखिए, इन्होंने क्या नाम दे दिया है? परिवर्तन काल। ये ध्यान रखिए। और आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है, लिख लीजिए। आधुनिक काल को परिवर्तन काल तथा वर्तमान काल में बांटा है। यानी कि इन्होंने आधुनिक काल को परिवर्तन काल और वर्तमान काल नाम से संबोधित किया है। ये ध्यान रखिए, यानी युवावस्था को जिसे हम कहेंगे। तो इसमें से आपके जो महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे वो देख लीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास, साहित्य प्रकाश और आपके साहित्य परिचय, और आपका क्या है? साहित्य परिचय। सबका समय समान ही है, समस्या तो नहीं होनी। इन्होंने काल विभाजन को मुख्य 3 खंडों में बांट करके प्रत्येक के 2 रूप कर दिए, एक तो पूर्वाध और एक आपका उत्तराध। अब आगे की ओर देखते हैं तो इन्होंने आदि काल को जो नाम दिया है वो नाम क्या है? ये आपके जय काव्य काल। और रीति काल को जो नाम दिया है वो क्या है? कला काल। ये सवाल बहुत बार आता है कि इन्होंने आदि काल को क्या नाम दिया है, तो आप याद रखिएगा इन्होंने जय काव्य काल और रीति काल को क्या कहा है? आपके कला काल कहा है। इन्होंने आपके हिंदी के आदि काल को नाम दिया है क्या? आपके हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था। मध्यकाल को कहा है क्या? हिंदी साहित्य की किशोरावस्था। और आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा है? आपकी युवावस्था। ये ध्यान रखिए, तो ये नाम याद रखिएगा, परीक्षा में आ जाते हैं कभी कभी। रीति काल से वर्तमान काल के बीच का जो समय है जो इन्होंने निश्चित किया है उसको इन्होंने परिवर्तन काल के नाम से कहा। ये परिवर्तन काल ही हिंदी साहित्य का संक्रांति काल है। ये देखिए कौन सा काल है? संक्रांति काल। ये ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य का क्या है? संक्रांति काल है। इस तरीके से बना हुआ शब्द है आपका ये। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने लिख लिया होगा। हाँ, आइए तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। चलो आइए, अगले हमारे लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जो भी आपको ठीक लगे। बाबू श्याम सुंदर दास अगले हमारे लेखक हैं। इनकी रचना है आपके ग्रंथ, वो ग्रंथ है आपके हिंदी कोविद रत्नमाला। हिंदी कोविद रत्नमाला। इसका प्रकाशन 2 भागों का प्रकाशन
आपके एक तो हुआ है 1909 में और दूसरा प्रकाशन हुआ है आपकी 1914 में। ये ध्यान रखिए, 1909 और 1900 आपके 14 है, ये ध्यान रखिए, 1909 और आपके 1914 है। पर मैंने कई जगह इसकी जगह 7 भी पढ़ा है, ध्यान रखिए। तो दोनों में से जो भी आए वो देख लीजिएगा, 1909 और 1914 है। और फिर इन्होंने लिखा, आपकी कृति और लिखी है, हिंदी भाषा और साहित्य। ये इसका समय 1920 माना जाता है, लेकिन आप देख लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि इसका समय प्रथम भाग का 1907 भी मैंने पढ़ रखा है, 1909 भी पढ़ा है, लेकिन अधिकतर किताबों में 9 देखा है, तो आप 9 देख लीजिएगा, 9 नहीं मिले तो 7 तो मानना ही है। तो हिंदी भाषा और साहित्य 1920 इसका समय वर्ष है। तो इन्होंने जो आपके महत्वपूर्ण इनका कार्य यह है कि इनके निर्देशन के अंतर्गत यानी नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना हुई। तो ये लिखिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनका है, इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा काशी यानी कि वाराणसी की स्थापना की। पहला महत्वपूर्ण काम तो सबसे सर्वश्रेष्ठ ये है की स्थापना की। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य यह है, नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक मंडल में भी रहे, संपादन कार्य भी करवाया। हाँ, और दूसरा महत्वपूर्ण काम यह है इनका कि आपके जो नागरिक प्रचारणी सभा काशी का जो मंडल बना, संपादन मंडल, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। और नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका भी इनके निर्देशन में प्रारंभ हुई, ध्यान रखिए। तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य है इनका। और शुक्ल जी ने जो ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें हिंदी कोविद रत्नमाला की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसे हम नकार नहीं सकते। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की। और तो फिर इन्होंने काल विभाजन किया। तो काल विभाजन तो क्या है, फिलहाल हम देखेंगे भी नहीं आपके। तो इन्होंने आदि काल जो नाम था उसको इन्होंने आदि युग के नाम से संबोधित किया। तो वो तो खास है नहीं कुछ काल विभाजन, तो शुक्ल जी के जैसा ही काल विभाजन है। थोड़ा सा ये जरूर है कि ये शुक्ल जी के काल विभाजन से थोड़ा सा आगे की ओर चले जाते हैं, जो काल विभाजन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये बाबू श्याम सुंदर दास जी हो गए। अब आइए अगले हमारे लेखक हैं, वो हैं हमारे डॉक्टर नगेंद्र। ये हमारे डॉक्टर नगेंद्र, और इनके जो ग्रंथ है वो है आपकी हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनका ग्रंथ है, बड़ा महत्वपूर्ण। और एक ग्रंथ इन्होंने जो लेख लिखा वो ये है, रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका, और ये आपके 6वां खंड है हिंदी के बृहत इतिहास का, 6वां खंड, ये ध्यान रखिए। 6वां खंड किसका, हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास का, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ये ध्यान रखिए, इसके क्या है, आपके 6वें खंड का ये इन्होंने संपादन कार्य किया है। और हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास है, उसमें से कई खंडों का संपादन इन्होंने किया है, जैसे 6वां है, 10वां है, इस तरीके से। तो और आगे कहें तो लिखिए,
इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को स्वीकार किया है। सरहपा 769 ईस्वी को माना है हिंदी के पहले कवि के तौर पर। और आगे लिखिए, इन्होंने आदिकाल का समय, इन्होंने आदिकाल का समय 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक माना है। ये देखिए, तो इन्होंने आदिकाल का जो समय माना है वह 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के आपके मध्य तक माना है। तो इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें यही हैं, बाकी तो जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ते जाएंगे। वैसे रीति काव्य के बारे में विशेष रूप से इनका योगदान रहा है। जो 6वां भाग है उनका संपादन इन्होंने किया, और आपके इसी के आगे रीति श्रृंगार काल खंड का प्रकाशन डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने किया। तो दोनों का ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो रीति काव्य को लिखने वाले विशेष रूप से इनका एक ग्रंथ भी मानक, इनकी प्रामाणिकता भी मान्य हुई, और नागरिक पंचाणी के संपादन मंडल से भी जुड़े रहे हैं, इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है इनका। और ये जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास है, इसका संपादन के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले यही हैं, और उप संपादक रहे हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ये ध्यान रखिए। चलो आइए आगे की ओर चलते हैं। काल विभाजन वगैरह तो आगे पढ़ लेंगे, फिर भी एक आध बातें ये और लिख लीजिए। लिखिए, इन्होंने भारतेंदु युग को, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल, जागरण सुधार काल। तो भारतेंदु युग को तो इन्होंने क्या नाम दिया है? भारतेंदु युग को तो इन्होंने नाम दे दिया क्या? आपके पुनर्जागरण काल। और आपके द्विवेदी युग को क्या कहा इन्होंने? जागरण सुधार काल, ये नाम दिया है, सुधार काल नाम दिया है या फिर कहा है। चलो, तो डॉक्टर नगेंद्र के बारे में भी आपकी जो महत्वपूर्ण बातें थी वो पूरी हो गई। तब इसमें से याद रखिएगा, समय इनका है 1915 से 1999। वैसे कभी आया तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख सकते हैं। चलो आइए आगे की ओर चलते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है, रीति काव्य की भूमिका इन्होंने लिखी है, और हिंदी के प्रथम कवि के तौर पर सरहपा को स्वीकार किया। हिंदी आदिकाल का समय 7वीं शताब्दी से, यानी कि ये हिंदी का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से मानते हैं। और भारतेंदु युग को इन्होंने पुनर्जागरण काल कहा है, और आपके द्विवेदी युग को इन्होंने जागरण सुधार काल नाम दिया है। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं। अगला है हमारे, लिखिए, नागरी प्रचारिणी सभा काशी।
जिसको वर्तमान में वाराणसी नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी नाम से भी, ये ध्यान रखिए। अब आइए काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। ये सवाल बहुत बार आ जाता है और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार में मुख्य भूमिका निभाने वाली संस्था यही है। कौन? आपकी काशी नागरी प्रचारणी सभा, ये ध्यान रखिएगा, और बहुत बार इसका सवाल आया है। चलो आइए तो इसको लिख लेते हैं। स्थापना की बात करते हैं। लिखिए, इस संस्था की स्थापना, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी 1893 ईस्वी को बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के प्रयासों से शिव कुमार सिंह आदि इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए, या तो कोमा लगा ली। शिव कुमार सिंह और कॉलेज साथियों के सहयोग से राष्ट्रभाषा हिंदी के राष्ट्रभाषा हिंदी इसी के साथ में लिख लो, एवं राष्ट्रभाषा हिंदी एवं नागरी प्रचारणी नहीं देवनागरी के प्रचार प्रसार शोध आदि के लिए हुई। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1893 को बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह और कॉलेज साथियों के सहयोग से राष्ट्रभाषा हिंदी एवं देवनागरी के प्रचार प्रसार में शोध आदि के लिए हुई। ये ध्यान रखिए। तो कुल मिला करके एक ट्रिक बन जाती है, ऐसे याद रखना। स्थापना करने वाले कौन कौन है? राम श्याम शिव, ये जुगाड़ बन गया, ये ट्रिक बन गई आपकी। ऐसे मान लीजिए राम श्याम शिव, ये ध्यान रखिए। इसी के आगे की ओर लिख सकते हैं हम 1896 ईस्वी से नागरी प्रचारणी
पत्रिका का संपादन प्रारंभ हुआ। नागरिक प्रसारणी पत्रिका का क्या है, संपादन प्रारंभ हो गया, ये ध्यान रखिए। आइए आगे की ओर लिखिए इसी में। नागरिक प्रसारणी पत्रिका का संपादन कार्य चालू हो गया। पत्रिका का नागरिक प्रसारणी सभा काशी काशी के अध्यक्ष भारतेंदु के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास बने इसके प्रथम अध्यक्ष। ये ध्यान रखिए, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने, राधा कृष्ण दास, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। जो क्या थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के क्या थे, फुफेरे भाई थे। ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए। अब इसके प्रयासों से क्या क्या हुआ है तो वो लिख लीजिए। इसके प्रयासों से सीधे शॉर्टकट में लिख लो। 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में न्यायिक कचहरियों में हिंदी भाषा का प्रवेश हुआ। एक महत्वपूर्ण काम तो ये क्या हुआ है, हिंदी भाषा का प्रवेश हो गया। कुल मिलाकर के सरकारी कचहरियों में आपकी क्या हिंदी भाषा का प्रवेश हो चुका है। तो न्यायिक के बजाय सरकारी लिख ले, सरकारी में सभी आ जाएंगी तो वो ठीक रहेगा। सरकारी कचहरियों में हिंदी भाषा का प्रवेश हो गया। और फिर आगे की ओर चलें तो 1899 में आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना हुई। इसी के द्वारा आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना हुई, यानी कि किताबें मिलती रहे, पढ़ने वाले पाठकों के लिए उपलब्ध कराई जाने लगी। ये ध्यान रखिए। और 1900 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार ने अदालती कामकाज में देवनागरी प्रयुक्त होने लगी। ये इसी के प्रयासों से फला है। 1900 के अंतर्गत ऐसा हो गया। और फिर कहें तो एक बिंदु और लिख लीजिए। सन 1945 में हिंदी शब्द सागर
हिंदी शब्द सागर कोश का संपादन वो किसके संपादकों में? रामचंद्र वर्मा के संपादकों में ये बनने लगी। चलो लिख लीजिए बाप, यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब इसी में ये भी लिख सकते हैं जैसे कि परथवाज रासो है, फिर आपके परमाल रासो है, बिसलदेव रासो है। इन ग्रंथों का संपादन भी हुआ जिसके संयोजक आपके राजबली पांडे ही थे। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने यहाँ तक। चलो आइए तो कई महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे कि पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, कई महत्वपूर्ण आदि का संपादन हुआ जिसके संयोजक राजबली पांडे, याद रखना ये नाम, संयोजक राजबली पांडे थे। ये कई बार आ जाता है ये सवाल कि आपके संयोजक कौन रहे हैं, ये ध्यान रखिए। चलो अब आगे लिखिए। तो इन्होंने ग्रंथ जो प्रकाशित हुआ नागरी प्रचारिणी, चलो शॉर्टकट में लिखिए, सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंड का प्रकाशन हुआ, जिसके लेखन मंडल में
लेखन मंडल में शताधिक यानी कि 100 से भी अधिक लेखक शामिल हुए। जिसके लेखन मंडल में क्या है, 100 से भी अधिक क्या है आपके लेखक क्या हैं आपके शामिल हुए, ध्यान रखिए। और चलो लिख लीजिए 100 खंड आपके यानी कि 16 खंड प्रकाशित हुए हैं इसके। अब इन 16 खंडों का प्रकाशन हुआ है, उनमें से एक एक खंड को मैं आपको लिखा देता हूं। एक एक खंड को मैं आपको लिखा देता हूं कि ये कौन कौन से खंड हैं। तो यानी कि 16 खंड हैं इसके, तो एक एक खंड को क्रमबद्ध तरीके से लिखते जाइए। ये प्रथम भाग, इसका जो पहला भाग है, पहला भाग है आपकी हिंदी साहित्य की पीठिका। अच्छा, इसके पहले का तो संपादन भी नाम लिख लीजिए। इसके संपादक हैं राजबली पांडे। राजबली पांडे, ये ध्यान रखिए, प्रथम भाग। और दूसरा भाग है द्वितीय भाग। ये है आपके हिंदी भाषा का विकास। अब जो महत्वपूर्ण संपादक रहेंगे उनको मैं लिखवा दूंगा आपको ऐसे। और फिर है आपका तृतीय भाग, इसमें है हिंदी भाषा का उदय और विकास। ये हिंदी भाषा का उदय और क्या है आपका विकास। अगला है चतुर्थ भाग। चतुर्थ भाग, चतुर्थ भाग में लिखिए हिंदी का भक्ति काल एवं निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, ये हिंदी का भक्ति काल और आपके क्या हैं निर्गुण भक्ति। तो भक्ति काल निर्गुण भक्ति लिख लीजिए, नाम तो यही है, मतलब हिंदी तो चाहे आप हटा सकते हो, इसमें से कोई जरूरत नहीं है। ये भक्ति काल निर्गुण भक्ति चौथे भाग में। आगे है अगला पांचवा खंड इसका, इसमें लिख लीजिए भक्ति काल सगुण भक्ति। ये आ गया आपका भक्ति काल सगुण भक्ति। तो भक्ति काल तो पूरा हो गया। अब आइए इसका षष्ठम भाग यानी षष्ठ भाग, छठवां भाग, और वो है आपके श्रृंगार काल रीतिबद्ध। इसी को ही कहते हैं रीति काव्य की भूमिका। रीति काव्य की भूमिका, और इसका संपादन किया है
डॉक्टर नगेंद्र ने, इसके यही लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। षष्ठ भाग, ये ध्यान रखिए। सप्तम भाग की बात करते हैं। ये सप्तम भाग श्रृंगार काल, रीति मुक्त। ये देखिए, श्रृंगार काल, रीति मुक्त, ये सप्तम भाग हो गया इसका। अच्छा, इसका संपादन लिखना चाहो तो इसका भी लिख लीजिए। इसके संपादक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इन्होंने रीति काल को कला काल कहा है, सॉरी अलंकृत काल कहा है, अलंकृत काल, याद रखिए। तो आप यहां तक लिखो, फिर आगे की ओर चलते हैं। चलो आइए, आठवां भाग लिखते हैं अब। आठवां या अष्टम जो भी है, अष्टम ही लिख लीजिए, संस्कृत में लिख रहे हैं तो। अष्टम भाग, और इसमें है हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान। ये भारतेंदु युग, ये इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, आपके भारतेंदु युग या भारतेंदु काल, इसकी बात कर रहे हैं। भारतेंदु युग या फिर काल, जो भी आपको ठीक लगे। आइए, अगला है नवम भाग। नवम, नौवा, और इसमें लिखिए हिंदी साहित्य का परिष्कार। परिष्कार यानी शुद्ध, और ये कौन सा है? द्विवेदी युग। इसके संपादन की बात कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का परिष्कार काल, द्विवेदी काल। अगला है दसम, ये दसम भाग। दसम भाग में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल। ये हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल। अगला है 10वीं के बाद में 11वां। मेरे साथ साथ लिखते जाइए आप। 11वां, ये भी यही है, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल।
पर ये काव्य के लिए था उत्कर्ष, और ये नाटक के लिए। नाटक, यहाँ पर नाटकों की गद्य लेखन के लिए बात आई है ये। अगला है द्वादश भाग। ये देखिए, इसका नाम भी यही है, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल। और ये है आपके उपन्यास, कथा और आख्यायिका, या आख्यान लिख लीजिए। उपन्यास, कथा, कथा का मतलब कथा कहानी से मतलब, यहाँ पर ध्यान रखिए। अगला है त्रयोदश काल भाग, यानी 13वें पर आ गए हम। ये भी यही है, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल। और ये किसके लिए? ये आपके निबंध और आलोचना का, निबंध और आलोचना का। ये देखिए, निबंध और आलोचना, इसमें आ गई निबंध और आलोचना आपकी। और चतुर्दश भाग, इसमें है हिंदी साहित्य का अद्यतन काल। ये अद्यतन है भाई, अद्यतन काल। ये 14वां हो गया। अब 15वां लिखिए, ये 15वां भाग। 15वां भाग है हिंदी में शास्त्र और विज्ञान। और षोडश भाग यानी कि अंतिम 16वां भाग। और इस षोडश भाग है हिंदी का लोक साहित्य। बहुत बड़ा भाग है, काफी संख्या में पृष्ठ है इसमें। तो ये इनके आपके 16 जो खंड थे वो सारे के सारे पूरे हो गए हैं, आपके सारे के सारे पूरे हो गए हैं, ध्यान रखिए। तो ये 16 खंडों के नाम लिखा दिए मैंने आपको। और ये 16 खंड है, इसका संपादन किया है राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव उपाध्याय ने। लिखना चाहो तो लिख लीजिए, राहुल सांकृत्यायन और कृष्णदेव। राहुल सांकृत्यायन ने और आपके कृष्ण देव उपाध्याय ने इसका संपादन किया है, ये ध्यान रखिए।
10वें और 15वें खंड का संपादन भी आपके नगेंद्र के द्वारा माना जाता है। 10वां तो लिख लीजिए, इसके संपादन डॉक्टर नगेंद्र। ये ध्यान रखिए। अब ये 16 खंडों के मैंने नाम लिख दिए हैं। इनका पूरा नाम है कृष्णदेव उपाध्याय। इनका पूरा नाम क्या है? कृष्णदेव उपाध्याय। चलो आइए, अब इसमें से आपके महत्वपूर्ण सवाल कौन कौन से बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं। नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका, आपके इसकी बात कर रहे थे हम। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका का प्रारंभ हुआ है 1896 से। आगे चलकर ये त्रैमासिक पत्रिका बन गई थी। फिर 1907 के आसपास इसमें और सुधार हुआ। हाँ, तो सुधार तो होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो सवाल आपका बनेगा यहाँ से सीधा सा कि नागरिक प्रचारणी सभा काशी की स्थापना किसने की है? तो बाबू श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। और 16 जुलाई 1893 में इन सबके सहयोग से आपकी नागरिक प्रचारणी सभा की काशी की स्थापना हो गई। इसमें सवाल आएगा किसके सहयोग से हुई है? तो बाबू श्याम सुंदर दास, याद रखिएगा। और फिर आपके रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, इन सभी के सहयोग से हुई है। किसके लिए हुई है? उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रभाषा हिंदी और देवनागरी के प्रचार प्रसार के लिए, शोध कार्यों के लिए, इसके लिए इसकी स्थापना हुई है। आगे 1896 से यहाँ से पत्रिका का संपादन हो गया और इसके संपादन मंडल में बहुत सारे लेखक थे, वो भी लिखा दूंगा। नागरिक प्रचारणी सभा काशी के अध्यक्ष भारतेंदु के फुफेरी भाई राधा कृष्ण दास जी रहे हैं। 1898 में सरकारी कचहरों में हिंदी भाषा का प्रवेश कराया इस संस्था ने। और फिर आर्य भाषा पुस्तकालय की स्थापना की 99 में। 1900 में इसके प्रयासों से उत्तर प्रदेश ने अदालत कामकाज में देवनागरी का प्रयोग चालू किया। 1945 में हिंदी शब्द सागर कोश का संपादन हुआ, जिसके संपादक थे रामचंद्र वर्मा, लिखा हुआ ब्रैकेट में। आगे है इसके महत्वपूर्ण ग्रंथों में जो पृथ्वी रासो है, प्रमाद रासो, इनका संपादन किया, जिसके संयोजक आपके राजबली पांडे रहे हैं। ये सवाल कई बार आ जाता राजबली पांडे का, ये भी। और आपके सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित हुआ था। तो उसके काफ़ी लेखक थे, जिनमें से प्रथम भाग आपके हिंदी साहित्य की पीठिका, इसका संपादनत्व का भार राजबली पांडे ने संभाला। और फिर दूसरा है हिंदी भाषा का विकास, तीसरा हिंदी भाषा का उदय और विकास, चौथा है भक्तिकाल निर्गुण भक्ति और भक्तिकाल सगुण भक्ति, यानी पूरा भक्तिकाल निपट गया इन दोनों में। फिर है आपकी यानी कि श्रृंगाल का रीतिबद्ध, तो रीति काव्य की भूमिका कहते हैं इसे। तो ये आपके डॉक्टर नगेंद्र संपादक थे इसके। और रीतिकाल आपके रीति मुक्त यानी डॉक्टर भगीरथ मिश्र के संपादन में हुआ। और फिर आपके हिंदी साहित्य का व्युत्थान आपके अष्टम भाग भारतेंदु काल, हिंदी साहित्य का परिष्कार नवम आपके द्विवेदी। ऐसे भी देखो ये सवाल भी आ जाता कई बार कि हिंदी साहित्य का परिष्कार काल किसे कहते हैं, यानी कि हिंदी साहित्य जगत में जो सर्वाधिक संशोधन हुआ वह कौन से कालखंड में हुआ है? तो द्विवेदी काल में हुआ है। और हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल काव्य, नाटक, उपन्यास और निबंध, आलोचना, ये सब आपके कहाँ से कहाँ तक है? इनको याद रखिएगा आप, 10 से लेकर के 13वें तक है, ध्यान रखिए 10 से 13 तक यही चल रहा है। और चतुर्दश से 14वें भाग हिंदी साहित्य का अध्ययन काल। और पंचम है आपकी हिंदी भाषा में शास्त्र और विज्ञान, हिंदी भाषा में शास्त्र और विज्ञान। और फिर है आपका षोडश यानी 16वां खंड, जो है आपके क्या हिंदी का लोक साहित्य, जिसके संपादक हैं राहुल सांकृत्यन और कृष्णदेव उपाध्याय, ये ध्यान रखिए। अब हमारी जो ये पत्रिका थी आपके नागरिक प्रचारणी सभा, तो इसकी आपके महत्वपूर्ण कई आपके लेखक रहे हैं। तो इनके संरक्षकों के अंतर्गत एक बात लिख लीजिए, लिखिए नागरिक प्रचारिणी, नागरिक प्रचारिणी के आरंभिक संरक्षकों में
में श्याम सुंदर दास देवकी नंदन खत्री बद्रान प्रेम घन, ये बद्री नारायण प्रेम घन, और फिर आपके श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक, फिर आपके अंबिका दत्त व्यास आदि प्रभृति विद्वान रहे। आदि प्रभृति विद्वान रहे। तो मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आपने। और ऐसा कहा जाता है कि तात्कालिक प्रधानमंत्री ने आपके इस ग्रंथ का विमोचन किया, बताया, यानी हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास का। तो इसको भी नोट कर लीजिए, लिख लीजिए तात्कालिक प्रधानमंत्री ने इस पुस्तिका का विमोचन किया, इस ग्रंथ का विमोचन किया। तो मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। और इसी के साथ में आज कक्षा को विराम देने का समय आ गया है। अब मिलेंगे अगली कक्षा में। जब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।